इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे 1848 से उदारवादियों की क्रांति कैसे शुरू हुआ और किस प्रकार शुरू किया गया था उसको। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। मतलब जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग परिवार के जो लोग थे वह भी, उनका भी एक क्रांति तो था ही, और ये किसान क्रांति और पढ़े लिखे क्रांति दोनों मिल गए। अब दोनों मिल गए तब फरवरी 1848 की घटना से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई, जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार, मतलब हर किसी को मताधिकार पर आधारित था कि जो अधिकार मत के अनुसार आएगा उसी को माना जाएगा। यूरोप के अन्य भूभागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन साम्राज्य, जो हंगेरियन साम्राज्य था, वहां के उदारवादी मध्य वर्ग के स्त्री और पुरुष ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। देखो कहाँ के जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के लोग, वहां के पुरुष और स्त्री उसको संविधानवाद की मांग के वजह से राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से उसको जोड़ दिया गया संविधानवाद को। उन्होंने बढ़ते जनसंतोष, जो असंतोष हुआ था, उन्होंने बढ़ते असंतोष, मतलब किसी को पूरी तरीके से आजादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए उनको पूरा ठीक तरीके से संतोष नहीं था। जिसको संतोष नहीं होता है उसको असंतोष बोलते हैं। असंतोष मतलब इच्छा पूरा ना होना। तो असंतोष का फायदा उठाया कौन? वहां के जो लोग पढ़े लिखे थे। एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माता के तौर पर आगे बढ़ाया, एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया ये लोग, सबको साथ लेकर। ये राष्ट्रीय राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जिस तरह संसद में वहां पर सिद्धांत के अनुसार, संविधान के अनुसार देश चलता है, वैसे भी ये लोग चलते थे। ये जर्मन इलाकों से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ स्रोत ग। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार महिलाओं के लिए क्या अर्थ था? ठीक है, समानता और स्वतंत्रता का महिलाओं के लिए क्या अधिकार था उस समय? उदारवादी राजनीतिज्ञ कर्ल वेलर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार विभक्त, मतलब वह यहाँ पर अपना विचार बताते हैं। प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बताया गया है, और वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षण के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिलाएं जो कमजोर, निर्भर और दबू है, उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है, मतलब उसे पुरुष की आवश्यकता है सुरक्षा के लिए। अच्छा, जो ये बोल रहा था उसको दम है तो थोड़ा औरत के सामने, औरत से तनी दौड़ कर रेस लगा ले, देखते हैं कौन जीतता है। औरत जीतेगी। आज के समय में, पहले के तो समय में ठीक है, ये लोग वहां के एक क्रांतिकारी थे तो लड़ना था, पैदल चलना था, इन लोगों को चलेगा। लेकिन आज का तोंदू तंदू जो मंत्री है, सब समझता है सब कि औरत कमजोर होती है, आजा एक बार दौड़ लगा लो, नहीं पैंट खराब हो गया तो पूछूंगा मैं। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवारों के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? मतलब ये लिंगों का जो बराबरी नहीं चल रहा है कि पुरुष महिला अलग अलग, दोनों का काम अलग अलग, दोनों कमजोर हैं, एक मजबूत है तो एक कमजोर है, ऐसे इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। लुइजी ऑटो पीटर्स 1819 से 1895 तक एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी
लड़की थी, राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी, नारीवादी मतलब नारी, औरतों के सम्मान, औरतों के समानता के लिए आंदोलन करना और एक मुद्दा उठाना, राजनीतिक संगठन की स्थापना की, नारीवादी संगठन की स्थापना इन्होंने किया। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छपा। ये बात कब छपा था? 21 अप्रैल 1849 को। ठीक है, आइए हम यह पूछे कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के लिए चार विचारों से आते प्रेते हैं, मतलब ओत प्रेत हैं, उसी में डूबे हुए हैं, सभी लोग, सभी इंसानों की आजादी के लिए तैयार होंगे? पुरुष। ठीक है, जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि वह बड़ी आसानी से जवाब देते हैं कि हम पुरुष हैं इसलिए हम लड़ेंगे। हाँ, हालांकि उनके अथवा प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए है, आधी मानव जाति के लिए, औरतों के लिए तो है नहीं, यानी पुरुष मतलब आधी, मगर स्वतंत्रता तो अभिज्ञात है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को प्रतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। जो आजाद पुरुष है उसको प्रतंत्रिका से घिरे हुआ नहीं, मतलब परिवार से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए। तुमको घर से बाहर निकालो, औरतों ने सोच लिया जो मर्द हमको बोलेगा कि हम नहीं करेंगे, घर से बाहर निकालो, फेंक डालो उसको, जरूरत नहीं है उसकी। उसी अखबार के एक अनाम पाठक, जो अनाम पाठक थे, उसके नाम नहीं पता था, उनने 25 जून, मतलब जो पढ़ता था उस पत्रिका को, जो अखबार को पढ़ता था, जो नाम अपना नहीं लिखा था, लेकिन 25 जून 1850 को संपादक मतलब एडिटर को निम्नलिखित पत्र भेजा। पत्र में क्या लिखता है? महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका मतलब बेवकूफी अविवेकपूर्ण है। मतलब ये सोचा समझा नहीं है, ये फालतू की बात हो गई यहाँ पे। जबकि उनके संपत्ति का अधिकार है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं, और जिम्मेदारियों का भी, जो जिम्मेदारी वो उठाती हैं। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुष को मिलता है। अरे यार, पुरुष घर के बाहर काम करता है तो पैसा मिलता है, लेकिन एक औरत घर के अंदर काम करती है तो उसको कहाँ पैसा मिलता है? कोई देता है कि नहीं भाई तुमने पोछा लगाई तुम्हारा इतना रुपया, तुम बर्तन साफ की तुम्हारा इतना रुपया, तुम कपड़ा साफ की तुम्हारा इतना रुपया, घर को साफ सुथरा रख रही हो तुम्हारा इतना रुपया, सब घर में सब किसी का ख्याल रखती हो तुम्हारा इतना रुपया। कोई देता है? नहीं देता है। लेकिन शॉपिंग के लिए मांग देवे, आहा क्या मजा आता है उस समय। फेस का रिएक्शन देखो, लगता है कि वो पहाड़ टूट गया। क्या यह लज्जा की बात नहीं है? सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है, मतलब सबसे मूर्ख पालक को, जो मवेशी पालक है, उसको मत देने का अधिकार इसलिए है क्योंकि वह एक पुरुष है। ठीक है, वह भी तो हम लोगों को पालता है। जबकि अत्यंत काबिल जो महिला होती है, महिलाओं को जो काफी संपत्ति की मालकिन होती है, जितना में काम करती है वो सब संपत्ति औरत की होती है, इस हक से वंचित रखा जाता है। यद्यपि वे राज्य के रख रखाव में इतना ज्यादा योगदान देती हैं, बहुत ज्यादा योगदान देती हैं। नारीवाद का मतलब होता है स्त्री के हक का बात करना। यहाँ पर लिखा गया है, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध कराना, मतलब महिलाओं के अधिकार और हितों के बारे में बात करना, चाहे सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, चाहे राजनीतिक तौर पे हो। अभी हमें ये बताना है, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर है, वहां पर मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट
पॉल, यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, और जो संसद के अधीन रहकर काम करेगा वही वहां पर प्रतिनिधित्व करता था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा, जितने भी प्रतिनिधि थे, प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को, चौथे नंबर को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया, नहीं पहना। राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, और जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे उसका साथ दिया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, और वहीं पे कुलीन वर्ग मतलब राजाओं का कुलीन वर्ग और सेनाओं का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, और ये दोनों अत्याचार करने लगे तो संसद का सामाजिक आधार जो था कमजोर पड़ गया इनके पास। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे, और उनके लिए ये लोग काम किए लेकिन वो लोग समर्थन खो बैठे। मजदूर और कारीगर अपना समर्थन वापस ले लिए। तो ये सबसे बड़ी धोखाबाजी होती है इन लोगों की। एक तो आगे चढ़ा देंगे, बढ़ा चढ़ा के भेज देंगे, और फिर पीछे से हट जाएंगे। इसीलिए कोई भी सरकार मजदूरों को, कारीगरों को भलाई नहीं करता है, खुद भला कर देता है। ले बेटा तू जाओ, अब आराम करो घर पे जाकर, ऐसे ही गरीब फकीर भिखारी बने रहो। अरे जिसका साथ दो, मरते दम तक उसके विरोध में बात मत करो, मरते दम तक उसका साथ मत छोड़ो, यही साथ देने का नियम होता है। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई, और बाद में सैनिक आए और असेंबली को भंग कर दिया गया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाएं भी थी। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शन में शिरकत किया। मतलब जितने भी राजनीतिक बैठक होती थी उसमें भी वो लोग जाते थे, चाहे प्रदर्शन में भी वो लोग जाते थे। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान, जब चुनाव हो रहा था असेंबली में, तो देखो इसमें है महिलाओं का चित्र लगा है, महिला ऊपर बैठती थी और बाकी पुरुष कुछ नीचे बैठते थे। तो उसमें चुनाव मताधिकार से वंचित रखा गया। औरतों को चुनाव के मत से, मतलब उनका अधिकार जो चुनाव में मत देने का, वोट देने का था, उसको नहीं दिया गया, उससे वंचित रख दिया गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। मतलब जब वहां पर एक संसद था, फ्रैंकफर्ट संसद, उसमें एक आयोजित किया गया, मतलब वहां पर संसद में जब आयोजित किया गया तो महिलाओं को केवल प्रेक्षक, मतलब देखने के हैसियत से उनको केवल खड़ा कर दिया गया। देख लो यहाँ पर छज्जे पर केवल देखने के लिए लोग खड़े हुए हैं। ये हालात थी। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुराने व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियासतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। ये लोग बोल रहे हैं, उदारवादी और राष्ट्रवादी, कि क्रांतिकारी को रियासतें दे दो, उसके बाद से सारा क्रांति शांत हो जाएगा। ऐसा ही वो लोग शांत करा दिए। जितना भी क्रांतिकारी थे उनको एक रियासत दे दिए, चल भाई तू ये संभालो, तू ये संभालो, तू ये संभालो, तू ये संभालो, लगे रहो उसमें। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले से हो चुके थे। मतलब
यहाँ पर जितने भी निरंकुश राजशाही थे, जहां पर अत्याचार होते थे, उनमें परिवर्तनों के लिए वैसे चक्र मतलब चलाया गया जैसा यूरोप में 1815 से शुरू हो गया था, संवैधानिक तौर पर देश चलाना। इस प्रकार हैबर्सक अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। और वहां पर भूदासता मतलब जमीन पर दास के ऐसा काम करना, और बंधुआ मजदूरी दोनों समाप्त कर दिया गया। कब? 1848 में। हैबर्सक शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान की, हंगरी के लोगों को ज्यादा आजादी मिला। इससे निरंकुश मंग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हो गया। और जो वहां पर निरंकुश मंग्यार थे, उनका रास्ता साफ हो गया, वो लोग एकदम तेजी से आगे निकलना शुरू कर दिए। अब पढ़ते हैं जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ था। 4.1 जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? जान लेते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रीयवाद का जन्म और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया है। रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करके ही अपना सारा काम निकलवाया है। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्रीय राज्य बने। मतलब समझो फिर से, उस प्रक्रिया को देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एक साथ होकर राष्ट्रीय राज्य का स्थापना कर दें। जैसा आपने देखा है, राष्ट्रीयवादी भावनाएं मध्य वर्ग जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। अब यहीं पर देख लो, भारत का हर राज्य नहीं मिलता हिंदुस्तान से, मतलब भारत से। तो आज भारत क्या होता है? भारत छोटा छोटा देश होता है और उसमें कितना अंडा फंडा सब क्या क्या मिले रहते हैं। जैसे में देखो, भारत में करीबन 29 राज्य है, ठीक है। 29 राज्य भारत माता के अधीन नहीं होते हैं, तो 29 को देश होते हैं, ठीक है। जब 29 को देश होते हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी हमारी हालत कितनी खराब होती। मतलब इधर तमिलनाडु वाला हमला करता है, इधर यूपी वाले हमला करते, इधर नेपाल करता है, इधर बांग्लादेश करता है, इधर पश्चिम बंगाल करता है। अब भारत माता में है तो किसी को सोचने का टेंशन नहीं है। जो सोचेगी भारत सरकार सोचेगी और अपना कर लेगी। तुम अपना काम करो, पढ़ाई लिखाई बिजनेस वगैरह करो, बस काम खत्म। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद का शासकीय राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया और जर्मनी को मिलाया गया। यहाँ पर जर्मनी महासंघ में मतलब वहां के आसपास के जितने भी देश थे उसको मिलाकर एक महासंघ बनाया गया। उसके बाद से राष्ट्रीय राज्य बनाने का उसका प्रयास शुरू हो गया और कुछ समय में बन भी गया। मगर राष्ट्रीय निर्माण की एक उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। और जो ये राष्ट्रीय राज्य का निर्माण था उसको उदारवादी जो वहां के राजा लोग थे वो फौज भेजकर बलपूर्वक उसको दबा दिए। जितना अंडा फूटा सब अंडा को फोड़ फाड़ कर बराबर कर दिए। मतलब जितने लोग वहां पर थे कि हम राष्ट्रीय राज्य बनाएंगे, उन सबको कुचल दिया गया। उनका प्रसा के बारे भूस्वामी, तो जितने भी भूस्वामी हैं तो भूस्वामियों ने भी समर्थन किया और प्रसा के राजा को स्वामी जो थे वह भी मदद किए। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और उसके बाद से प्रसा के राष्ट्रीय एकीकरण ने आंदोलनों के नेतृत्व को संभाला और उसका प्रमुख मंत्री ओटो बोन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ओटो बोन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, लेकिन बाद में मंत्रियों के रूप से चलाया जाने लगा उसका, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और नौकरशाही की भी मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रसा को जीत हुई। मतलब ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्ध हुआ तब प्रसा वहां से जीता।
एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब एकीकरण चालू हो गया। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का साम्राज्य घोषित कर दिया गया और जर्मनी का राजा बना दिया गया। किसको? विलियम को, विलियम प्रथम को। ये देखो सोना का सब टेम्पलेट दिख रहा है। यहाँ पर दो कर्नल यहाँ पर मिल रहे हैं, एक काला वाला एक उजला वाला। 18 जनवरी 2171 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधित्व और प्रमुख मंत्री ऑटो बोन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल, वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा शीश महल था, तो शीश महल हॉल फॉर मिरस में हुई थी। शीश महल में हुई सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी थी। घोषणा की जर्मनी में एक राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया में प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। यह शक्ति के प्रभुत्व कितना है, हमारा शक्ति उसको दर्शाता है। इस राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया है। मतलब वहां पर कानून और बैंकिंग को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया, आधुनिकीकरण में उसको लाने के लिए, मतलब प्रचार प्रसार और उसमें नया नया टेक्नोलॉजी तकनीक लाने के लिए प्रसा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाइयां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल है। बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल है। किसका किसका कदम उठाना? प्रसा का। और नया आधुनिकीकरण जब हुआ था तब प्रसा द्वारा उठाया गया कदम बाकी सब जर्मनियों के लिए, जितने भी जर्मन के देश थे उन सब के लिए एक मॉडल बन गया। अगले भाग में पढ़ेंगे इटली, ठीक है, उसमें चित्र का मतलब बताएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप ऐसे ही बने रहेंगे। अगर कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आपका सबका फिर से धन्यवाद।